हेलो डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, जबरदस्त हैं। ऑडियो वीडियो एकदम सही आ रही है। हम शुरू करने जा रहे हैं आपके CAIIB नवंबर दिसंबर 2023 अटेम्प्ट के लिए एक नया बेहतरीन बैच, संकल्प बैच, जहां पर हम आपकी तैयारी कराने वाले हैं फॉर योर CAIIB। और मेरे साथ आप पढ़ेंगे ABFM योर पेपर नंबर 3। पेपर नंबर 3 जो कि आपका 9 दिसंबर को पेपर होने वाला है, 9 दिसंबर 2023। उसकी तैयारी आप मेरे साथ करने वाले हैं। आज शुरू करेंगे मॉड्यूल ए के साथ। मॉड्यूल ए का यूनिट 1 करने वाले हैं हम। ओके तो शुरू करते हैं। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CMA दिशा दुआ, एंड हियर वी गो विदाउट एनी फर्दर अडूज। बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट के पहला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। आज के सेशन में 14 MCQs हम करेंगे नेक्स्ट 30 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली। ध्यान से मुझे सुनिएगा ताकि हम अच्छे से क्वेश्चंस को समझ पाएं, उनके ऑप्शंस को देख पाएं और आंसर्स को भी अपने दिल में उतार पाएं। आइए पहला प्रश्न देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टेक्स केयर ऑफ रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर कहाँ दिखने को मिलता है? फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। फंक्शंस अपन के पास 5 हैं। कौन कौन से? पोस्ट DC इज एन एक्रोनिम that is going to help you remember the functions of management. पोस्ट DC बोले तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग बोले तो जब आप जहां हैं और जहां जाना चाहते हैं, जैसे आज आप बैठे हैं अक्टूबर में, है ना, फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है, बट दिसंबर, नवंबर दिसंबर अपन को अपना CAIIB क्लियर करना है। आज जहाँ है और जहाँ हम जाना चाहते हैं उसके बीच के गैप को ब्रिज करने को, कि यहाँ पहुंचा कैसे जाए, उसी को प्लानिंग बोलते हैं। जैसे आज आप प्लान कर रहे हैं कि हम संकल्प बैच के रोज क्लास अटेंड करेंगे, दिशा मैम के साथ आएंगे, तो ABFM पेपर नंबर 3 तो हमारा हो जाएगा क्वालिफाई। तो ये जो प्लानिंग जो आपने सोचा यहाँ पर रहते हुए फ्यूचर में जाने को, उसी को प्लानिंग बोलेंगे, है ना। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको इस तरीके से यूज करना है कि अथॉरिटी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी बन पाए और आप अपने गोल तक भी पहुंच पाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल घर में कोई फंक्शन जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको हम देखते हैं कि घर में शादी है तो शादी में मेन्यू बनाएंगे, वेन्यू देखेंगे, रिश्तेदार बुलाने हैं, उनको रिटर्न गिफ्ट देना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, जो रिसोर्सेज उनको एलोकेट करेंगे ना, अल्टीमेटली घर वाले या पेरेंट्स ध्यान रखेंगे कि शादी बढ़िया से हो जाए। यस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में भी रिसोर्सेज को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है अथॉरिटी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप की पैरिटी में रहते हुए कि आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल तक पहुंच पाओ। ठीक है, और कहीं ना कहीं एग्जाम ये जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो यही पूछ रहा है, अथॉरिटी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। खैर आंसर तो हमें समझ आ गया कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग होने वाला है, बट स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग बोले तो जब हम एक सही बंदे को सही जगह पर पहुंचाते हैं सही टाइम में, उसी को बोलते हैं राइट पर्सन राइट प्लेस राइट टाइम, उसी को स्टाफिंग बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ABFM पढ़ाती हूँ, आपको फाइनेंस पढ़ाती हूँ, ठीक है, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, आई एम अ कॉस्ट अकाउंटेंट विद ऑल इंडिया रैंक 91, है ना। तो ऐसे ही हमारे पास बैकग्राउंड जैसा है मेरे पास वैसे मैं पढ़ा रही हूँ, है ना। बट लेट्स से अगर मैं ABFM पढ़ाने की जगह बायोलॉजी पढ़ा रही होती, क्या वो मेरे लिए सही होता? क्या वो राइट पर्सन राइट प्लेस पे होता, राइट टाइम पे होता, जो राइट ऑडियंस को कैटर कर पाए? नहीं। ऐसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सही बंदा सही जगह पे होगा तभी ग्रोथ होगी, वरना नहीं। यस, व्हेन आई टॉक अबाउट डायरेक्टिंग, जो लोग अब आ गए हैं उनको मार्गदर्शन, उनको दिशा दिखानी है ताकि वो गोल तक, कंपनी के गोल तक, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के गोल्स तक पहुंच पाए। और अगर कोई प्रॉब्लम रह रही है, लेट्स से हम चाहते तो हैं हमारे को 50 नंबर मिल जाए CIB के पेपर में हर एक सब्जेक्ट में, है ना, बट जब हम मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो 30 35 40 42 पे रह रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम हो रही है उस गैप को एनालाइज करके कंट्रोल करने को ही कंट्रोलिंग बोलते हैं। इंडिविजुअली इन सब पे चैप्टर है, यूनिट 2 3 4 5 6 इंडिविजुअली इन्हीं पर ही है, बट बेसिक्स हम यूनिट 1 में पढ़ रहे हैं।
तो आई होप ये चारों फंक्शन जो अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, पांचवा तो ऑप्शन नहीं है, बट चारों में से आंसर ऑर्गेनाइजिंग है, ये बात आपके दिल में उतर गई होगी. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू. ठीक, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर. Which of the schools, बोले तो thought processes, mindsets है ना, of management focuses on motivation. Motivation पे कौन सा स्कूल फोकस करता है, कौन सा कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट फोकस करता है? क्वांटिटेटिव स्कूल, न्यू क्लासिकल स्कूल, सिस्टम स्कूल या कंटिजेंसी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट? सो गाइज ये बात याद करनी है हमें जब भी हम फोकस कर रहे हैं मोटिवेशन पे. क्वेश्चन अभी हमारे को यहाँ दिख रहा है, अभी थोड़ी देर में फिर से एक ऑप्शन में दिखेगा. जब भी हम मोटिवेशन के बारे में बात कर रहे हैं, हम नियो क्लासिकल स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं. अभी हमने क्वेश्चन ही मोटिवेशन से रिलेटेड देखा था, अभी थोड़ी देर में एक क्वेश्चन देखेंगे, वहां ऑप्शंस में मोटिवेशन दिख रहा होगा. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जब भी हम नियो क्लासिकल अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं, तभी हम मोटिवेशन को फोकस कर रहे हैं. एम आई क्लियर? क्योंकि जब इंसान जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो मोटिवेटेड है अपने पर्सनल लेवल पर भी, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल तक पहुंचने में मदद करेगा. क्योंकि अगर एक टीम में लोग मोटिवेटेड नहीं है तो वो उनके काम में भी दिखेगा और वही रिजल्ट में भी दिखेगा. ठीक है कि नहीं? दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू ऑन द स्क्रीन. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, द वर्कफोर्स शुड बी गिवन एट अ टारगेट, एनी टारगेट और स्लोगन्स और exhorted to achieve production levels without devising new methods. करना है, हमें नहीं पता कैसे करना है. ऐसे काम चलेगा क्या? ऐसे कोई चीज करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में? नहीं करनी चाहिए. तो ये तो करेक्ट नहीं है. हमसे पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है. The practice of considering price as the criteria for awarding business contract should be introduced and the total cost should be minimized by having a large number of supplies. बहुत सारे लोग मतलब economies of scale करने के लिए ज़्यादा सामान ले लो. क्या ये बात सही है? Do you think this should be only criteria? खाली criteria यही होना चाहिए क्या? ध्यान से, ठीक है. फिक्सिंग आर्बिट्रेरी प्रोडक्शन कोटास कि हम तो इतना कर लेंगे, इतना प्रोडक्शन तो हम कर ही लेंगे फॉर द वर्कफोर्स, या आपको करना ही है. एंड न्यूमेरिकल टारगेट्स फॉर मैनेजमेंट शुड बी यूज्ड एज डिसाइडेड बाय द मैनेजर्स. हमने बोल दिया 1000 तो बस कह दिया ना, बस कह दिया अमिताभ बच्चन स्टाइल में. ऐसे चलेगा क्या? या फिर द बैरियर्स टू प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप as well as the annual rating or merit system should be removed. जो लोग काम कर रहे हैं उनको नीचा ना दिखाया जाए, है ना. जो भी मेरिट और रेटिंग सिस्टम है उसको इंस्टेड ऑफ गोइंग टू गागा और इट, उसको एक नॉमिनल ढंग से मोटिवेशनल तरीके से लेकर आओ. और ये जो वर्कमैनशिप का बैरियर्स का प्राइड वाला मतलब जहाँ लोगों की इज्जत के बारे में को हर्डल क्रिएट करके काम किया जा रहा है वो हटाना चाहिए. विद एम्फसाइजेस ऑन क्वालिटी, फोकस होना चाहिए कि आप क्वालिटी पे काम करें. क्या ये बात सही लग रही है? विथ 4 ऑप्शंस गाइस, आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल ईच एंड एवरी ऑप्शन टू यू, ऑल ऑफ यू, A B C D. हमें with the options available सबसे सही D ही लग रहा है. Isn't it guys? एक बारी सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए. अच्छा क्वेश्चन है. क्या होता है जब एग्जाम में क्वेश्चन लेंदी आता है ना, वहां पर क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते, कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, बट ध्यान से पढ़ना होगा. ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4. I hope this one is clear to everybody. Let's go to the 4th question. A learning organization is important because एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम कर रहे हैं वहां पे अगर लर्निंग चलती जा रही है तो वो इम्पॉर्टेंट है, अच्छी है. क्यों इम्पॉर्टेंट है? वाई, व्हाट्स द रीजन? क्योंकि इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल इज कॉस्ट. ठीक है, कॉस्ट हो जाएगा कंट्रोल, इसलिए लर्निंग जरूरी है. इट मेक्स द एम्प्लॉयज द बेस्ट इन द इंडस्ट्री. ओके, एम्प्लॉयज बेटर हो पाते हैं. ठीक है. इट हेल्प्स मैनेजर्स टू इम्पोज देयर व्यूज ऑन द सबऑर्डिनेट्स. ये तो गलत बात है. ये अगर लर्निंग करेंगे तो जैसा बॉस कह रहा है वैसा सबऑर्डिनेट का करना होगा. या फिर इन जनरल इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाएगी और एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी. जब मैं बात कर रही हूँ ना दोस्तों, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ये 2 अलग अलग वर्ड्स हैं.
देखो मैं आपको एक मैनेजमेंट की डेफिनेशन बताती हूँ. मैनेजमेंट इज एन आर्ट और अ प्रोसेस through which the work is done in a group with and through the people, लोगों के साथ भी to reach the goal of the organization. Effectively and efficiently. इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली क्या मतलब है इसका? हो सकता है आपको स्क्रीन पे अच्छे से ना दिख रहा हो, अभी देखिए, अभी दिख रहा होगा. इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. ओके, क्या मतलब है इसका इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली? इफेक्टिवनेस का मतलब होता है जब जो काम आपको दिया है वो आप कंप्लीट कर लें, अपने टास्क को कंप्लीट कर ले, जो भी आपका टाइम था उस लिमिट के अंदर. मतलब मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आपको टाइम मिला, टास्क मिला कि आपको एक दिन में 10 बल्ब बनाने हैं. ठीक है, आपने एक दिन में 10 बल्ब बना लिए, आपने एक दिन में 10 बल्ब बना लिए, तो हम बोलेंगे आप इफेक्टिव हैं. जो टास्क मिला था वो आपने कर लिया. ठीक है, यू विल बी कंसिडर्ड एज इफेक्टिव. नहीं बनाए तो नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं कंसिडर होंगे. अब बात करते हैं एफिशिएंसी के बारे में. एफिशिएंसी क्या होता है दोस्तों? एफिशिएंसी मतलब मैंने इसको, जब मैं क्लास 12th में थी, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड में से हैं तो आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा. ठीक है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से तो कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ते हैं. एफिशिएंसी मैंने इसको कैसे याद किया था? एफिशिएंसी जहाँ सी दिख रहा है वो कॉस्ट है. मतलब हम कॉस्ट कम करने की बात कर रहे हैं, कॉस्ट कम करने की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट पेज पे समझा रही हूँ मैं, ये लिखती इसलिए हूँ ताकि जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आपको पता हो कहाँ पे क्या है. ओके, ओके. जब मैं एफिशिएंसी के बारे में बात कर रही हूँ तो मान लेते हैं आपको काम मिला कि आपको एक दिन में 10 बल्ब बनाने हैं, बट कॉस्टिंग जो होनी चाहिए वो पर बल्ब की 5 रुपए 5 पैसे होनी चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे हम 3 केस डिस्कस करते हैं. केस 1, आपने एक दिन में 10 बल्ब तो बना लिए, ठीक है, और वो 5.5 रुपीज बना लिए, तो क्या आप एफिशिएंसी है आप में? क्या आप में एफिशिएंसी है? हाँ. मान लेते हैं कि आपने एक दिन में 10 बल्ब तो बनाए, बट उसकी कॉस्टिंग जो है वो 6 रुपए 2 पैसे हो गई, तो क्या आप में एफिशिएंसी है? नहीं है. बट लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने एक दिन में बल्ब तो 5.5 रुपए के हिसाब से ही बनाए, बट बना सिर्फ 8 ही बल्ब पाए, बना सिर्फ 8 ही बल्ब पाए. तो इस केस में आप में एफिशिएंसी तो है बट इफेक्टिवनेस नहीं है. इस केस में इफेक्टिवनेस नहीं है क्योंकि जो आपको टास्क दिया था वो आप कंप्लीट नहीं कर पाए. ठीक है, तो मैंने एग्जांपल्स इसलिए समझाया क्योंकि केस स्टडीज यहाँ से बनती हैं, कहानियों के साथ बनती हैं. तो आपसे पूछ रहा है जब आप लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में, आपके एनवायरनमेंट इस तरीके से कि आप सीखते जा रहे हैं, तो आप में इफेक्टिवनेस भी होगी और एफिशिएंसी भी होगी. इसलिए आंसर हो जाएगा डी टू द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. एम आई क्लियर टू एवरीबडी? डी इज द राइट आंसर. ठीक जी, दिस वाज क्वेश्चन 4 फॉर यू ऑन द स्क्रीन. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5. अ डिजिटल गैप कैन गिव राइज टू. डिजिटल गैप से क्या हो जाएगा? डिजिटल गैप से टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो जाएगा. कैसी बात कर रहे हैं हम? तो डिजिटल गैप है मतलब जहां होना चाहिए वहां नहीं है आप. ओके, इनइक्वालिटीज हो जाएगी. ओके, दिस कैन बी कंसिडर्ड. हायर प्रॉफिट्स हो जाएंगे. गैप है डिजिटल मतलब लोग कहीं, टेक्नोलॉजी यहाँ पर है, आप यहीं पे हैं, गैप है आपके अंदर, तो आपके प्रॉफिट्स कैसे बढ़ जाएंगे?
इम्प्रूव्ड ऑपरेशंस, ऑपरेशंस भी बेटर नहीं है क्योंकि सब कुछ मैनुअली हो रहा है. विद द ऑप्शंस दैट वी हैव, विद द ऑप्शंस दैट वी हैव, द आंसर विल बी इनइक्वालिटीज. अगर डिजिटल गैप बढ़ रहा है तो इनइक्वालिटीज बढ़ जाएंगी. देयर विल बी राइज इन इनइक्वालिटीज. ठीक जी, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर. मैनेजमेंट इज असेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस विच आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. मैनेजमेंट उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो एनपीओज हैं, जैसे कोई चैरिटी, कोई ट्रस्ट एक्सेट्रा चल रहा है. कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जैसे पीडब्ल्यू है ना, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको. अर्बन कंपनी है, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. बहुत सारी कंपनीज आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो वहाँ चाहिए. ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए. सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मम्मी की कोई किट्टी पार्टी है ना, घर में कोई ग्रुप बन रखा है, लेट्स से कुछ कमेटी डल रखी है, ऐसे तो वो इलीगल है, तुम्हें कोई यहाँ बात नहीं करनी चाहिए, है ना, तो कुछ और बात कर लेते हैं. कोई सोशल गैदरिंग है, वहाँ पे मैनेजमेंट, कोई शादी है, कोई पार्टी है, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन, दैट्स ऑल आर सोशल ऑर्गेनाइजेशन. या सभी जगह बात करते हैं अपने घर से ही. अगर आप अपने बारे में ही बात करते हैं, डोंट यू मैनेज योर टाइम, डोंट यू मैनेज योर डे. अगर आप अपना डे मैनेज नहीं कर रहे हो तो डे आपको मैनेज कर रहा है, अरे अनमैनेज सा है. यस, तो मैनेजमेंट ऑल परवेसिव होती है. मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मतलब हर जगह लगती है किसी भी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट हो, मिडिल मैनेजमेंट हो, लोअर मैनेजमेंट हो, चाहे वो बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो, चाहे वो घर हो, मंदिर हो या रिलायंस हो. ठीक है, चाहे इंडिया हो, बांग्लादेश हो या अमेरिका हो, हर जगह लगती है. चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो मम्मी की किचन हो या आपका खुद का बिजनेस हो, इट कुड बी एनीथिंग, है ना, हर जगह मैनेजमेंट लगती है. इसलिए बोलते हैं मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर. और कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने के लिए मेरे पास आपके लिए है एक्रोनिम. एक शॉर्ट फॉर्म है, एक ट्रिक है जो आपको हेल्प करेगी टू रिमेंबर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. फीचर्स कैसे याद कर सकते हो आप? ऑल द फीचर्स कैन बी रिमेंबर्ड थ्रू मैकडॉनल्ड्स G²IP. ठीक है, या फिर इसको ऐसे कर सकते हो, माई चार्मिंग डैड इज गिविंग ग्रैंड पार्टी. एक शॉर्ट फॉर्म है टू रिमेंबर, माई चार्मिंग डैड इज गिविंग ग्रैंड पार्टी. It is a short form to remember the features of management. कैसे याद करोगे? मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होती है, खाली एक चीज पर नहीं, बट मैनेजमेंट पीपल को भी, मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी होता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन भी होता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी होता है. ठीक है, मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है, ऐसे नहीं कि आज करी और कल नहीं करी तो बिजनेस या जो भी आप करना चाह रहे हो वो चल जाएगा. ठीक है, और कॉन्टिन्यूस एक्ट का स्टेप्स उसमें एफर्ट्स लगते हैं. मैनेजमेंट डायनेमिक है, चेंज के साथ चेंज होगा, चेंज के साथ चेंज नहीं होंगे तो आप चेंज हो जाओगे, जैसे पास में बहुत सारे लोग चेंज हुए हैं नोकिया जैसे. यस, ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है. जैसे आपका अपना बैंक है, मैनेजमेंट वहाँ अच्छे से हो रखी होगी तो आप ग्रुप गोल्स तक पहुंच पाओगे. अदरवाइज ऐसे बोलते हैं कि मैनेजमेंट नहीं अच्छा था, है ना, किसी स्वीट की शॉप पे गए, वहाँ पे सब मक्खियाँ भक्खियाँ भिन भिन आ रही हैं, आप लेकर नहीं आओगे क्योंकि दिख रहा है आपको कुछ गड़बड़ है, बैकग्राउंड में चीजें अच्छे से मैनेज नहीं हो रखी. ठीक है, ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है. ग्रुप एक्टिविटी है और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है, इसलिए G² है, 2 है G. इंटेंजिबल है, मतलब इसको आप बता टच तो नहीं कर सकते, एकदम नेकेड आई से देख तो नहीं सकते मैनेजमेंट को, बट फील कर सकते हो दैट थिंग्स आर गुड और थिंग्स आर नॉट गुड. एंड इट इज परवेसिव, बोले तो हर जगह लगती है. और वहीं से आपसे क्वेश्चन नंबर 6 पूछ लिया गया था. ठीक, आर वी क्लियर? क्या मैं यहाँ पर लिख दूं सारे शॉर्ट फॉर्म्स? मल्टी डायमेंशनल, कॉन्टिन्यूअस, डायनेमिक, मैकडॉनल्ड्स G², गोल ओरिएंटेड, ग्रुप एक्टिविटी, मैकडॉनल्ड्स G², इंटेंजिबल एंड मैकडॉनल्ड्स G², IP परवेसिव.
आई होप इट इज ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये सारे फीचर्स भी मैंने आपको बता दिए मैनेजमेंट के। और जब मैं मल्टी डायमेंशनल बोल रही हूँ तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस है, और मैनेजमेंट ऑफ वर्क है। इसको याद करने के लिए अगेन एक एक्रोनिम है पॉ। मैनेजमेंट आप लोग का भी करते हो, ऑपरेशंस का भी करते हो, वर्क का भी करते हो, ठीक है। चलिए, आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7। Supervision, communication, motivation and leadership are the key elements of this function of management. Function patch है, post DC, planning, organizing, staffing, directing, controlling, और वही options में दिख रहे हैं। जो नहीं दिख रहे होंगे वो out हो जाएगा as an option, क्योंकि आपसे function पूछ रहा है। और SLCM is an acronym that is going to be remembered for as a key element for directing. तो आंसर है डायरेक्टिंग, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। SLCM, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप डायरेक्टिंग के अंदर होती है। ठीक जी, तो आंसर है डायरेक्टिंग हेयर। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8। दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब, अभी समझाया मैंने पोस्ट डीसी में, जहां पर सही बंदे को सही जगह लेकर आ रहे हैं, जिसमें मैंने अपने बायोलॉजिकल एग्जाम्पल लिया था। आंसर आंख बंद करके आप स्टाफिंग को चूज कर सकते हैं। ओके, दिस वाज क्वेश्चन 8 फॉर यू। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 9। राम इज अ सुपरवाइजर इन रबर फैक्ट्री। एक बंदा है राम, सुपरवाइजर है वो। The CEO of the company adopted a plan which defines the formal parameter within which the manager may function. Okay, सुपरवाइजर है, ओके, और बोला है कि इसी के अंतर्गत रहते हुए आपको काम करना है। तो आपके लिए बाउंड्रीज क्रिएट कर दिया, आपको फंक्शन बताना है कौन सा है। ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी प्लानिंग, डिफाइन कर दिया है कि यहाँ जाना है, आप यहाँ खड़े हो और आपको फ्यूचर में यहाँ जाना है। यहाँ पर दिस इज वेयर यू आर स्टैंडिंग टुडे एंड दिस इज वेयर यू वांट टू रीच इन फ्यूचर। जैसे आपने अपने बारे में बात किया कि हम यहाँ खड़े हैं और हम फ्यूचर में CIB क्लियर करना चाह रहे हैं, तो आप प्लानिंग ही तो कर रहे हैं ना दोस्तों। एंड देयरफॉर द आंसर विल बी सी टू द क्वेश्चन ऑफ द स्क्रीन। Okay, let's go to question number 10. Rahul was running a media company, सब राहुल ही कर रहा है, हाँ? He observed that the performance of the employee was not up to the mark. Okay, so he performed a function of management which reviews the operations in business unit. मतलब आप मार्क्स इतने आने चाहिए थे बट इतने नहीं आ रहे हैं। तो क्यों नहीं आ रहे हैं? जो आप चाह रहे थे वो नहीं हो रहा है, तो उसके बीच में गैप क्या है, उस गैप को फिल करना है। वो हम किससे करते हैं? कंट्रोलिंग से करते हैं। यस, जो आपका एक्चुअल है, जो आपने स्टैंडर्ड था, या ऐसे बोल सकते हैं कि जो आपने सोचा था वो नहीं हुआ बट एक्चुअली में ये हुआ, तो इनके बीच में जो गैप आया उसको फिल करना है। और वो गैप किससे फिल होगा? वो कंट्रोलिंग से ही होगा। Okay, this is question number 10 for you on the screen. Let's go to question number 11. Which of the following is not the feature of classical or traditional approach? ट्रेडिशनल और क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है? Having an integrated and centralized system, greater emphasis on production, concentration on errors and their rectification, या फिर focus on motivation। अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि नियो क्लासिकल अप्रोच था मोटिवेशन का, तो फोकस याद है? अभी थोड़ी ही देर पहले देखा था, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था, है ना? तो इनमें से कौन सा नहीं है? ये और ये सेम जॉनर से नहीं आ रहे हैं ना। ऑड वन आउट से भी बता देते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपको पता चल गया होगा कि focus on motivation is for neoclassical or classical is integrated and centralized system, greater emphasis on production and concentration on error and their rectification. अब क्या है? instead of quantity we focus on quality, instead of decentralization we are going somewhere decentralized. ठीक, this was question number 11 for you on the screen. Let's go to question number 12, but let's before going to 12 let's read, है ना? क्लासिकल और नियो क्लासिकल एक बार पढ़ लेते हैं। क्लासिकल और ट्रेडिशनल स्कूल में बेसिकली बिलीव कर रहे हैं द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज को ज्यादा एम्फेसिस लिया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है?
looks the organization as a machine and the employees as its part. सब मतलब मनी मेकिंग मशीन है एक तरीके से. इंटीग्रेटेड एंड सेंट्रलाइज सिस्टम, प्रोडक्शन पे फोकस है, एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन पे फोकस है, अज्यूमिंग कि एम्प्लॉय कंटिन्यू करेगा, कुछ भी कर लो लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ही नहीं जाएंगे. बेस्ड ऑन अकाउंटिंग मॉडल और इक्वल वेटेज मिल रहा है सारी जॉब्स और एम्प्लॉयज को. ये क्लासिकल या ट्रेडिशनल स्कूल है. जब मैं बात कर रही हूँ न्यू क्लासिकल बिहेवियर की, तो ये एक्सटेंडेड वर्जन है ट्रेडिशनल स्कूल का, जहाँ पर आज हम फोकस कर रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ वीकनेसेस थी क्लासिकल या ट्रेडिशनल मेथड में, तो उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पे मोटिवेशन पे फोकस है. ये समझने की कोशिश करिए कि हो सकता है जो चीज़ आपको मोटिवेट कर रही हो मुझे नहीं कर रही हो. ओके. एफिशिएंसी बढ़ाने के पे फोकस है. कम्युनिकेशन की भाई कोई प्रॉब्लम है, रेज द हैंड, रेज द फ्लैग, ताकि तब पता तो चलेगा ना कि कुछ दिक्कत है, तभी सोल्यूशन निकलेगा. फॉर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टीम इज असेंशियल. द थॉट हैज टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव. एक ह्यूमन रिलेशन है, एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, और यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है आपके एग्जाम में. ठीक. फिर इसी स्कूल ऑफ थॉट में मैस्लोज नीड हायरार्की थियरी आई, डॉगलस मैकग्रेगर्स XY थियरी आई, और मोटिवेशन हाइजीन थियरी आई. ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे. जैसे मैं ये वाला क्वेश्चन मैस्लोज नीड हायरार्की थियरी, नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट इसी पे आ रहा है, आइए देख लेंगे. ओके. क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एब्राहम मैस्लो हैं उन्होंने हाईएस्ट लेवल नीड थ्योरी में किसको लिया? तो एब्राहम मैस्लो ने हमको 5 बातें बताई. क्या 5 बातें बताई? कि कोई भी जना सबसे पहले जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कहाँ पे कहीं पे भी काम करता है, वो सबसे पहले चाहता है कि उसकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो पाए, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान. क्योंकि अगर यही नहीं होगा तो बाकी सब हीरे जवाहरात का कोई क्या करेगा. ठीक है. नेक्स्ट बात करेगा कि वो एक सेफ एनवायरनमेंट में काम कर सके, अपने लिए भी अपनी फैमिली के लिए भी. नेक्स्ट उसको जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पे उसको एफिलिएटेड फील हो, उसको बिलोंग्ड फील हो कि भैया हाँ भैया मेरी यहाँ पे मेरी कोई रिस्पेक्ट है, पीपल वांट मी हियर. ओके. देन देयर इज सेल्फ एस्टीम नीड. अब आगे बढ़ना है कि यू नो आई एम अबव देन पीपल, या मैं एक लेवल तक पहुंच गया हूँ. और अब लास्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कि बस दिस इज व्हाट आई एक्चुअली वांटेड इन लाइफ. बस यहाँ पे कुछ अजम्पशंस ली गई हैं, जैसे कि जब तक कोई ये अचीव नहीं करता है वो यहाँ नहीं जाएगा. ठीक है. या एक बार ये अचीव कर लिया तो अब नेक्स्ट पे जाएगा. ये कुछ अजम्पशंस ली हुई हैं. तो आपसे पूछ रहे हैं कि सबसे ऊपर कौन सा है? सबसे ऊपर हमारे को दिख रहा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है. एम आई क्लियर? सेल्फ एस्टीम नीड्स को प्रेस्टीज नीड्स भी आप कह सकते हैं. इस तरीके से कुछ दिखता है आपका मैस्लो का हायरार्की थियरी ऑफ नीड्स. पहले आपका फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स आ जा रहे हैं, फिर सेफ्टी आ रहा है, फिर बिलोंगिंगनेस एंड लव, या फिर नो यू फील बिलोंग्ड, एफिलिएटेड हियर, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ये याद रखना है. जैसे जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कम ही रह जाते हैं. ठीक है. दिस इज व्हाई इट इज अ ट्रायंगल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. its core purpose and how, if at all. आंसर क्वेश्चन में दे दिया. यहाँ पे ऐसे फिल इन द ब्लैंक आना चाहिए. its core purpose and how, if at all, its dash will must change in future. will या फिर must change. core purpose कैसे पता चलता है? ये चाहते हैं हम, this is our mission. okay, this is our mission, this is how it goes. ये रहा आपका मिशन, विजन, क्लाइंटेल, रिसोर्सेज एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ये कुछ एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट बिलीव्स दे रखे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में चलती हैं. क्या कोई चीज क्या करना चाह रहे हो, पर्पस क्या है, वो मिशन है. क्या फ्यूचर इमेजिन कर पा रहे हो, वो विजन है. क्लाइंटेल में वो सब लोग आ जाते हैं जो आज या तो करेंटली है या फ्यूचर में होने वाले हैं. रिसोर्सेज में आप वो सब कुछ ले लेते हो, आपके करंट क्लाइंटेल भी, और इन जनरल जो भी फ्यूचर में वैल्यू क्रिएट करने वाला है. प्रेजेंट और फ्यूचर तो हम समझते हैं जो आज फाउंडेशन है और फ्यूचर में सस्टेनेबिलिटी लेकर आने वाला है. ठीक. तो आपको क्या करना है, इसको रीड करना है. जब आपके पास नोट्स आएंगे इसको आपको रीड करना है. यू हैव टू गिव दिस रीड. मैंने आपको खाली मिशन से क्वेश्चन पूछा है, बाकी जगह से भी एमसीक्यू बन सकते हैं, तो आप इसको पढ़ेंगे जरूर. ठीक है. एंड हियर कम्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. एलिमेंट्स क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के? कितने एलिमेंट्स होते हैं बेसिक?
स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में कितने बेसिक एलिमेंट्स होते हैं? 2 3 4 5. हाउ many elements do we have in strategic management? We have 4. These are the 4. पहले हमारे पास environmental scanning है, मतलब मान लेते हैं जो आपके आसपास चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड था, है ना. कोविड में अगर आपका लहंगे का बिजनेस है, ठीक है, आपका लहंगे का बिजनेस है, अब शादियां ही नहीं हो रही, लहंगे कैसे बिकेंगे? बट जब आया लोग, गवर्नमेंट के थ्रू रूल आया कि ऐसा है, शादी तो कर सकते हैं बट 20 लोग की 50 लोग की गैदरिंग में करनी होगी, मुंह पे मास्क लगा के रखना पड़ेगा, है ना. तो अब लहंगे के साथ मैचिंग मास्क बनाना पड़ेगा. तो ये क्या है, आपने एनवायरनमेंट को स्कैन करके देखा कि मैं मार्केट में क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली अपन को चेंज होना पड़ेगा अगर हम चाह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो, है ना. जैसे जो ऑफलाइन ट्यूशंस थे वो ऑनलाइन आ गए, जूम और गूगल मीट एक्सेट्रा जैसे प्लेटफॉर्म उस समय बूम आया था, एडटेक में उस समय बूम आया था, आईटी में उस समय बूम आया था. फिर वापस ऑफ कोर्स करेक्शन होती है. जैसे जब ये पेपर का शॉर्टेज हुआ था, कौन सा, आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर, रशिया और किसके बीच में हुई थी लड़ाई, यूक्रेन हुई थी शायद, है ना, व्हाटएवर, यहाँ पे भी लड़ाई हुई थी, पेपर का शॉर्टेज आ गया था. तो ये एनवायरनमेंट की वजह से हुआ था, क्योंकि ये हुआ इस वजह से हुआ, और फिर प्राइसेस बढ़ जाएंगे. आपको पता है, जैसे मेरे पापा का बिजनेस है, ठीक है, तो वो फॉर्म मेट्रिसेस एक्सेट्रा में डील करते हैं. अब ये प्राइस चल रहा है इसका एक्स, बट पता चला कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, और पेट्रोल इसमें रॉ मटेरियल जैसे यूज होता है, तो आज नहीं तो 10 दिन बाद प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है. तो ये अगर आज हमने एक बिजनेस डिसीजन ले लिया कि सामान टाइम से खरीद लेते हैं, सस्ते में खरीद पाएंगे, सस्ते में बेच पाएंगे, ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे. तो व्हाट इज इट, इट्स स्कैनिंग द एनवायरनमेंट, ठीक है, जहाँ पे आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं. जैसे पेस्टल बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म बोलता आ रही हूँ. क्या क्या बातें हैं? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल. ये सारे आपके फैक्टर्स है जो आप ध्यान रखते हो जब आप एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहे होते हो, एनवायरनमेंट को एनालाइज कर रहे होते हो, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को, ताकि आप कंटिन्यू टू ग्रो करो. फिर आप स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हो, फिर उसे इम्प्लीमेंट करते हो, और फिर इवैल्यूएट करके कंट्रोल भी करते हो कि जस्ट इन केस जो हमने सोचा था वो नहीं हो पा रहा है, कुछ डिविएशन हो रही है, तो उस पर करेक्शन भी किया जा सके. ये 4 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के एलिमेंट्स हैं. Are we clear, guys? I hope I gave you a good idea about how your first chapter is going to be, और यहाँ से कैसे बेसिक क्वेश्चंस बनेंगे with basic understanding of everything. ठीक, इसके अलावा आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम और कंटिन्यू करेंगे विद यूनिट 2 जो कि है प्लानिंग. वहाँ पे भी बेहतरीन 10 से 12 क्वेश्चंस हम करेंगे प्लानिंग से रिलेटेड, और अपने ABFM सब्जेक्ट को ग्रो करेंगे. दिस इज योर नेक्स्ट क्लास. I hope you had a great time learning. I'll see you in the next session, same time, same place. This is your friend and your teacher, CMA Disha Dua, signing off for today. Bye-bye.